तो इसमें हमारा जो वैल्यू है कैपेसिटर के वैल्यू है उसमें सपोज दैट माइनस क्यू हमने यहाँ पे ले लिया। थोड़ा सा ये देखिए कि हम लोग निकालते कैसे हैं इसको। तो माइनस क्यू हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, जो अंदर वाला स्फीयर है वो प्लस क्यू है। यहाँ पर समय प्लस क्यू है, अंदर वाले स्फीयर में प्लस क्यू चार्ज है। पहले वाले के रेडियस ए मान लीजिए और दूसरे वाले के रेडियस बी मान लीजिए। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। दूसरे वाले के रेडियस हमने बी मान लिए, तो ऐसे ही पता नहीं। बड़े वाले सर्कल के रेडियस हमने बी मान लिए और पहले वाले के रेडियस हमने ए सपोज कर लिए। अब इसके बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इन बिटवीन ऑफ दिस टू कंसेंट्रिक स्फीयर। तो जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो इस बात का डेरिवेशन है कि फाइंड द गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फाइंड द कैपेसिटेंस between the spheres। तो सबसे पहले यहाँ से किसी आर बॉडी पे मान लीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ से किसी आर पॉइंट हम लोग ये देख लेते हैं कि आर पॉइंट पे हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हमारा इस आर पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी। किस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। तो इस प्लस क्यू की वजह से अगर हम आर डिस्टेंस पर देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज एक हमारा स्केलर होता है, तो वी हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। माइक अपने बंद कर लीजिए प्लीज़, माइक जिसका ओपन हो माइक बंद कर लीजिए। और इस माइनस क्यू की वजह से ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है इसको कंसीडर किया जाएगा कि ये कंसंट्रेट ऑन द सेंटर है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सपोज दैट कि मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी है हमारी, इस पर अगर हम कोई भी यहाँ पे चार्ज लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो इसके अंदर आप कहीं भी वोल्टेज निकालेंगे तो सब जगह सेम आएगा। पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जितना भी हम लोगों का ऊपर का चार्ज है इट विल बी कंसनट्रेटेड ट्रीटेड एज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, यानी इट कैन बी, इसको हम टोटल चार्ज को किसी सेंटर पे, इसी के सेंटर पे माना हुआ प्रज्यूम कर सकते हैं वोल्टेज निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नहीं, वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग इसको इसके सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं। भाई टाइम से आप लोग ज्वाइन हो जाया करिए, बीच में डिस्टर्ब होता है, अपने टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए, थोड़ा समय का ख्याल रखिए। तो प्लस क्यू की वजह से हमारा जो चार्ज इस पर वोल्टेज आएगा वो प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए आ जाएगा, और जो इसकी वजह से हो जाएगा बी की वजह से हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा आ जाएगा बी बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी। नेट वोल्टेज हो जाएगा क्यू, इसको 1 लिख दें, इसको 2 लिख दें, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2। तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 A माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 B। तो नेट चार्ज हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। ये हो गया V। Q बराबर CV होता है
तो यहाँ पर Q की वैल्यू रख दीजिए, C की वैल्यू रख दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, और इससे जो हमारा निकल के आएगा अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। C बराबर बचेगा हमारा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन A गुड इवनिंग सर। 1 अपॉन B। गुड इवनिंग। तो ये हमारी C की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे, एलसीएम ले करके लिखेंगे, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 A भी चला जाएगा और ये B माइनस से नीचे आ जाएगा। तो किसी स्फेरिकल बॉडी के बीच में अगर हमें निकालना है, अगर हमें इसके बीच का चार्ज निकालना है, तो इसका चार्ज नेट हम लोग देखेंगे वो ये हो जाएगा। ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं, तो जहाँ पर b है वहाँ पर ये r हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी अगर हम r डिस्टेंस पर निकालने, मान लीजिए हम किसी अंदर इस r डिस्टेंस पर पूछें, तो उसकी वैल्यू में यहाँ पर b विल बी रिप्लेस बाई, या r विल बी रिप्लेस बाई b, और कोई चेंज इसमें नहीं आने वाला। तो ये हो गया कैप्स्टन बिटवीन द टू स्फीयर। तो कई तरीके के कैप्स्टन्स को हम लोगों ने देख लिया इसमें। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें है, नेक्स्ट इसको समझिए, इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध क्या है। इक्विपोटेंशियल एक वर्ड आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो यहाँ से इसको समझने की कोशिश करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, या इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं, इसको जरा समझिए। देखिए E बराबर होता है माइनस dV बटे dr। इसका मतलब क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस में ये माइनस प्लस का तो आप यहाँ पे अभी कन्वेंशन हटा दीजिए, माइनस प्लस कहाँ लगेगा ये भी हम लोग आगे देख लेते हैं। अब सपोज दैट कि E अगर जीरो है, लेट E बराबर जीरो, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अभी हमने पीछे आपको बताया है उसी का जस्टिफिकेशन यहाँ पे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट कि E बराबर जीरो है, तो E बराबर जीरो अगर हो गया तो जीरो बराबर V1 माइनस V2 बटे R1 माइनस R2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ा कि V1 माइनस V2 बराबर जीरो। इसका मतलब है V1 बराबर V2। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट ये निकलता है कि अगर E हमारा जीरो हो, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो आ रही है, सपोज दैट कि दो पॉइंट हैं, ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई बराबर ज़ीरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वी ए बराबर वी बी आ जाएगा, यानी दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। ये दोनों पॉइंट कहलाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस चीज़ को हम लोग जरा इस केस में देखते हैं कि मान लीजिए हम कोई स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं, कोई स्फेयर मान लीजिए ले लेते हैं, ये इस स्फेयर को हमने कंसीडर किया। अब इस स्फेयर को जो हमने कंसीडर किया है, इसमें अगर हम लोग चार्ज को प्लस क्यू इसके सरफेस पे हम लोग इम्पोज करें, स्फेरिकल बॉडी है और ये शेल है एक तरीके का, ये समझ लीजिए शेल है। ये क्या है, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इस स्फेरिकल शेल में अगर हम ऊपर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके अंदर ई क्या आएगी। अनुपम जी ये आंसर आप देंगे, बताइए इसके अंदर हमारी ई क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। हाँ, इसके अंदर जो स्फेरिकल शेल है इसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
अब इस स्फेरिकल शेल के अंदर अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऊपर ऊपर है, केवल शेल होता है खोखला, तो इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बता सकते हैं? सर 0। 0। गुड, वेरी गुड। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0। जिसको नहीं पता है वो इस बात को समझ लीजिए कि डी डॉट डी एस के हिसाब से, गॉस लॉ के हिसाब से इसने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर एप्सिलॉन ई 4πr² बराबर 0, तो ई बराबर क्या आ गया 0। इस पे हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे गॉस लॉ में काफ़ी क्वेश्चन किए थे, जिसने भी उन क्वेश्चंस को किया होगा वो समझ गया होगा। तो यहाँ पर ई इक्वल टू 0। अब E इक्वल टू 0 है पूरे इंटायर सेक्शन में, जितना भी गोले के अंदर येलो पोर्शन है, पूरा इंटायर सेक्शन सभी जगह E 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर E 0 है तो सभी जगह पोटेंशियल विल बी सेम, सभी जगह फिर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ चाहे कैलकुलेट करिए, चाहे यहाँ कैलकुलेट करिए, चाहे यहाँ कैलकुलेट करिए, चाहे यहाँ, कहीं भी आप कैलकुलेट करिए, इस एंटायर स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल हमारा सेम होगा। और कितना होगा? अगर इसके रेडियस a है, q इसके सरफेस पे है, तो v हो जाएगा q/4πε0a। क्या हो जाएगा? v बराबर q/4πε0a। ये पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इनसाइड द स्फेरिकल शेल मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल रहेगा। इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ से जितनी भी सरफेस अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, जितने भी शेल हम इसके अंदर बनाएंगे, सभी जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, और वहाँ तक सेम रहेगा जब तक E 0 है। अब चूंकि अंदर E हर जगह 0 है तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। अब ये जो V हमारा आया है, इस पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग। इस V को अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कोई हमारा प्लस Q अंदर है सेंटर पे, और यहाँ से किसी A रेडियस पे अगर हम निकालें, सर्कल सही नहीं बना, अलग से बना देते हैं। ये हमने ले लिया, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमने लिया हुआ है, हाँ, ये जो हमने लिया हुआ है, इसके सेंटर पे हम इसको प्लस Q मान लेते हैं। सेंटर पे हम इसके प्लस Q अगर सपोज दैट कर लें, तो A रेडियस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? तो सेंटर से किसी A रेडियस से पोटेंशियल कितना होता है? Q/4πε0a। तो दोनों वैल्यू देखिए सेम है। अगर आप चार्ज को सेंटर पे माने तो भी इतना ही है पोटेंशियल, और चार्ज को आप पूरे में सपोज कर रहे हैं तो भी देखिए पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्फेरिकल शेल के ऊपर भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर द केस ऑफ द पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर पोटेंशियल, ओनली फॉर वोल्टेज, ओनली फॉर पोटेंशियल, इट विल बी ट्रीटेड एज सेम एज सेंटर पे जैसे चार्ज है उसकी वजह से जो ए पे होता है। ये बात आसानी से हजम नहीं होती है, क्योंकि आपके दिमाग में ये आता है कि जब हमने उसके स्फीयर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है तो अंदर भी उतना कैसे आएगा, क्यू तो अंदर है ही नहीं। तो साहब क्यू अंदर नहीं है, लेकिन क्यू का जो वैल्यू है उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, ई 0 होने से भी वहाँ पे बन गया, और वी सब जगह सेम होगा। अगर आप इसके सरफेस पे इतना वी लेते हैं तो इनसाइड भी इतना ही वी होगा, उसके अंदर भी इतना ही वी, सेंटर पे भी इतना ही वी होगा, क्योंकि ई 0 है। ये बात खाली स्फेरिकल शेल में लागू होगी, ये बात आपके स्फेरिकल बॉडी में लागू नहीं होगी। जैसे कॉर की गेंद हमने कहा था, कॉर की गेंद में अंदर तक क्यू होता है, उसमें ई 0 नहीं होता है, तो जहाँ ई 0 नहीं होगा वहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आप मनन करिएगा,
खुद से इसको वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद इसको समझने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए तो कल क्लास में जो लोग आएंगे पूछिएगा मुझसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहाँ हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। तो चलिए ये आपने जान लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखते हैं, एक आपने देखा होगा गैंग बोलते हैं, गैंग, गैंग कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर रेडियो अगर आपने देखा हो तो पुराना रेडियो जो होता है, पुराने रेडियो में, या पुराना रेडियो नहीं, नया रेडियो ले लीजिए, नया रेडियो को खोल लीजिए, पेच खोल करके उसकी पीसीबी निकाल लीजिए और उसमें जो हम लोग घुमाते हैं रोटरी, वो गैंग कैपेसिटर है। फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो यहाँ पर इस C की वैल्यू को हम लोग चेंज करके लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। और ये हमने आपको बताया था उसमें कम्युनिकेशन में, रेडियो रिसीवर्स में, कि यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर हम लोग बना करके उसकी इमेज फ्रीक्वेंसी को, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है 455 किलोहर्ट्ज़, वो हम लोग फिक्स रखने के लिए लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो वहाँ पर ये कैपेसिटर यूज़ होता है। अब ये जो कैपेसिटर यूज़ होता है, इसमें इस तरीके की N प्लेट्स होती हैं। कैसी प्लेट्स होती हैं उसका फिगर देखिए, हम थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं बनाने की, शायद बन जाए। ये ये इस तरीके की प्लेटें होती हैं और इसमें एक ये एक्सेस होती है, एक ये यहाँ से यहाँ तक की एक एक्सेस ली जाती है। लाइन तो दिखाई नहीं दे रही। चलिए दिख रही है। इस एक्सेस के राउंड अबाउट ये हमारा कैपेसिटर जो है, जो प्लेटें होती हैं वो घूमती हैं, ये हमारी घूमती हैं। तो यहाँ पे ये नॉब होती है और इसको बाहर से नॉब लगी रहती है। ये एक फिक्स होगी, एक फिक्स होती है तो एक मूवेबल होती है, एक फिक्स होती है तो एक मूवेबल होगी, और इसी एक्सेस के अबाउट में ये घूमती है। ये जो हम लोग घुमाते हैं, जो स्टेशन को चेंज करने के लिए वो होती है। ये कुछ इस टाइप से समझ लीजिए, इस टाइप से कैपेसिटर इसमें बनता है। फिर इधर 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 ये इस टाइप से कैपेसिटर बनता है, यानी प्लेटों के बीच में प्लेटें। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसका फिगर होता है। तो सपोज दैट इफ देयर आर द n नंबर ऑफ प्लेटें, n रबर नंबर ऑफ प्लेट्स, तो आपको एक फार्मूला खाली याद रखना है कि टोटल जो इसका C होगा वो n-1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a अपॉन d फैरेड। ये हमारा इसका फार्मूला होगा। इसका सबका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमारा ये यूज़ होगा। तो जितनी तरीके के कैपेसिटर्स थे वो हम लोगों ने लगभग सब देख लिए। अब इसके कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अब हम लोग उनको करते हैं। तो यहाँ तक सबको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं पे बेस होकर के कुछ क्वेश्चंस भी देखे जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं, एक फार्मूला और रह गया है, याद आया अभी, कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर।
कैपेसिटर के द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो W बराबर होती है हाफ CV स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। C क्या है, C कैपेसिटेंस है, और V क्या है, उस पर अप्लाइड होने वाला पोटेंशियल। इसी से रिलेटेड एक फार्मूला और आ जाता है, बहुत सारे फार्मूले इसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम पढ़ा करके मतलब भर का हो जाए, लेकिन कभी नहीं होता है ये। एक वर्ड और आ जाता है यहाँ पे इसी से संबंधित, एनर्जी डेंसिटी। जब इतना सब देख रहे हैं तो ये क्यों छूट जाए, ये इसको भी लिख के लीजिए। देखिए एनर्जी डेंसिटी होती है द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी W इज द टोटल एनर्जी, और वट ए वॉल्यूम अगर कर दें, ये क्या है, टोटल एनर्जी वट ए वॉल्यूम। इसको हम लोग जो लिखते हैं वो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं dW बटे dV, और इसको नोटेशन इसका है W के साथ में V सफिक्स लगा दीजिए, तो ये कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, ये एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछते हैं, MCQ में इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी तो सभी जानते हैं हाफ CV स्क्वायर होती है, बट एनर्जी डेंसिटी क्या होती है वो आपको बताना है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी हमारी ये होती है। अब टोटल एनर्जी मान लीजिए, एनर्जी डेंसिटी आपको ये पता है, तो टोटल एनर्जी से ही निकला है ये। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी बराबर एनर्जी डेंसिटी यानी WV इंटू वॉल्यूम, यही तो लिखेंगे। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर है, और इंटू वॉल्यूम। अब मान लीजिए कैपेसिटर का ही आपसे पूछा जाए, कैपेसिटर में प्लेट होती है ये A, दो प्लेटें हैं, स्पेसिंग है D, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया A इंटू डी, इसको यहाँ रख दीजिए, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू A इंटू डी। E बराबर क्या होता है, V बाई डी, इसको भी रख दीजिए। देखिए वही फार्मूला भी हम निकाल देंगे, हाफ एप्सिलॉन E की वैल्यू हो गई V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर A डी। तो एक एक डी हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, हाफ एप्सिलॉन A बाई डी इंटू V स्क्वायर। एप्सिलॉन A बाई डी बराबर होता है C, हाफ CV स्क्वायर। ये एक्चुअली में प्रूफ है, ये बातों ही बातों में हमने आपको प्रूफ करा दिया ये। तो ये पहले कौन आया, पहले एनर्जी डेंसिटी आई, बाद में कौन आया, एनर्जी आई। तो एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी निकलती है, एनर्जी से एनर्जी डेंसिटी नहीं निकलती है। तो एनर्जी डेंसिटी पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी लिख लीजिए, जूल, जूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर मीटर क्यूब, और इसकी जो यूनिट होगी वो आ जाएगी जूल। इसमें पर मीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल एनर्जी का भी डेरिवेशन हो गया, एनर्जी डेंसिटी भी आ गई। अब सारे फार्मूले आपके पास में आ गए, बहुत सारे फार्मूले आ गए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि आपको अभी फॉर्मूले देखने पड़ेंगे तो कैसे करोगे। चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
और देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमें ये दिखाई दे रहा है सामने। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटेंस, इसको लिखते जाइए। द टोटल कैपेसिटेंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। ऑफ द टू कैपेसिटेंस इज 0.03 माइक्रोफैरड। राइटिंग पे मत जाइएगा, ये ऑनलाइन की राइटिंग जो है, पेन की कंप्यूटर पे राइटिंग सब बिगड़ जाती है, चाहे जितना संभाल के लिखो पेन भागता है। When joined in series, when joined in series कह रहा है कि जब दो कैपेसिटेंस को हमने सीरीज में किया है तो कैपेसिटेंस कितना है, 0.03। एंड when they are connected, when they are connected in parallel, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, then it is 0.16 माइक्रोफैरड। सीरीज में कितना था, 0.03 माइक्रोफैरड, जब पैरेलल में है तो 0.16 माइक्रोफैरड। फाइंड C1 एंड C2, C1 एंड C2 आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा ट्राई करिए, कुछ लोग तो कर लेंगे जल्दी से। बताइए कितना आया। सभी लोग ट्राई करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया है कि मान लीजिए दो कैपेसिटेंस हमारे C1 एंड C2 हैं। उनको कह रहा है कि जब सीरीज में हमने इनको लगाया है तो C इक्विवेलेंट कितना आया, 0.03 माइक्रोफैरड। और इनको जब हमने पैरेलल में लगाया है तो C इक्विवेलेंट कितना आया है, 0.16 माइक्रोफैरड। तो बताइए C1 C2 क्या है, यही तो कह रहा। तो वेरी सिंपल, C1 C2 जब सीरीज में लगे होते हैं तो आपको पता है कि इसका इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया 0.03। और जब पैरेलल में लगे होते हैं तो ये आता है C1 प्लस C2, ये हो गया 0.16। अब दो इक्वेशन आपके पास में आ गई, 1 एंड 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे इस 2 की वैल्यू को 1 में रख दीजिए, तो C1 C2 बराबर 0.03। C1 प्लस C2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। C1 प्लस C2 आपको दिया ही हुआ है, इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 0.1648, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.0048। C1 C2 की वैल्यू ये आ गई। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, 3 की वैल्यू को 2 में पुट कर दीजिए, C1 C2 आ जाएंगे। निकाला किसी ने, C2 की वैल्यू 0.0048 अपॉन C1। यहाँ से C2 क्या हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा 0. इसने निकाल लिया हो बता दीजिए भैया वैल्यू। C2 की वैल्यू C1 के टर्म में बराबर 0.16। तो ये हो गया C1 स्क्वायर माइनस 0.16 C1 प्लस 0.0048 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके इसकी वैल्यू आपको बता देनी है। सर 0.12 0.04 0.12 0.04
गुड। सर ये 0.12 0.04 आ रहा है। एक C1 की वैल्यू हो गई C1 बराबर है 0.12, एक वैल्यू आई और एक वैल्यू 0.04। सॉल्व कैसे करेंगे? श्रीधराचार्य का फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है नए बच्चे, वो कल पूछिएगा क्लास में, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए, ये हम आपको बता दें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एसएससी जेई के, और यूपीपीसीएल में भी आने की पूरी संभावना। इसको बहुत फास्ट करना होगा आपको। डेटा थोड़ा सा इसमें ऐसा दिया है कि आपको कैलकुलेट करना ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन वहाँ जो दिया होंगे डेटा वो आसान दिया होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको तेज करना होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। है कुछ भी नहीं इसमें। चलिए, इसको कर लिया आपने। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब कह रहा है 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कैपेसिटर are connected in series. 3 capacitors are connected in series across 135 volt supply. 135 volt. The voltage across them are 30, 40, 60. ये भी दे दिया, बहुत आसान बना दिया। The voltage across is V1 बराबर 30, V2 बराबर 45, V3 बराबर 60 वोल्ट, ये भी दे दिया। चार्ज ऑन ईच इज 45 पूछा, क्या सब कुछ तो दे दिया। सब पे जो चार्ज है वो भी बराबर है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, 4500 माइक्रोकूलम, ये भी दे दिया। अच्छा, पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर। आपसे पूछा है कि हर कैपेसिटर की वैल्यू बताइए और टोटल की बताइए, ये पूछा है। वाई सी, अब समझ में आया क्या पूछा है। सब तो दे दिया डेटा। 3 कैपेसिटर का इन्होंने सीरीज में लगाया। एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। इस पे सप्लाई लगाई गई है 135 वोल्ट, लगा दी। इससे चार्ज हमारा जो फ्लो करेगा वो कितना फ्लो कर रहा है, Q, और वो सब पे बराबर है। सब पे क्या है, बराबर है। ये भी दे दिया। कितना है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। पोटेंशियल इस पे कितना है, V1 है, ये भी आपको दे दिया है। पहले वाले पे कितना है, 30 वोल्ट है, दूसरे पे 45 वोल्ट है, तीसरे पे 60 वोल्ट है। आपको C1, C2, C3 बतानी है। तो ये तो अभी हमने खाली क्वेश्चन आपको समझाया है, हम करने नहीं जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको समझाया गया, अब करना तो आपको है। तो क्वेश्चन करिए और बताइए कि इसमें वैल्यू क्या आएगी। सर C1 150 माइक्रोफैरड, C1 इन्होंने C2 150 बता दिया, गुड। C2 100 माइक्रोफैरड इनका आंसर लिख देते हैं, देखते हैं। C1 और बराबर इन्होंने C3 बताया 75 150 माइक्रो, C2 बराबर फैरड 100, 100 माइक्रोफैरड हाँ, C3 इक्वल टू और C3 75 माइक्रोफैरड। 75 माइक्रोफैरड, और टोटल C
टोटल सी कितना आया? बाकी लोग निकालिए, बताइए जो उन्होंने बताया क्या सही बताया? हाँ सर, इतना ही आया है। इतना ही आया। बहुत आसान सा है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग समझ लीजिए, बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। नेट वैल्यू क्या है सी की? देखिए C1 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? Q बराबर CV होता है, तो Q बाई V, Q1 बाई V1। Q1 कितना दिया है? 45 माइक्रो, V1 दिया है 30, डिवाइड कर दीजिए 150। इसी तरह C2 बराबर Q2 बाई V2, ये दिया है 4500, ये आपको 45 दिया है, डिवाइड कर दीजिए 100 माइक्रो। C3 दिया है Q3 बाई V3, 4500 डिवाइड बाई 60, ये आ गया 75। टोटल सी कितना आया? सर 33.33 आ रहा है। और टोटल सी निकालने के लिए कुछ लोग इसमें कर रहे होंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल क्यू पता है, तो टोटल क्यू बाई टोटल वी, टोटल क्यू 4500, टोटल वी 135, डिवाइड कर लीजिए, सिंपल 33.3 माइक्रोफैरेड। इतना लंबा क्वेश्चन, इतना छोटा आंसर, सब आंसर ही आते चले गए। समझ में आ गया? हाँ सर, इतना ही है। तो बहुत आसान सा जो है ये हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 3। कह रहा है 2 कैपेसिटर हैं, एक C1, नोटेशन की वैसे लिखने के बजाय हम ऐसे डेटा लिखे दे रहे हैं। 2 कैपेसिटर हैं, एक C1 है 2 माइक्रोफैरेड का, C2 है 4 माइक्रोफैरेड का। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। A potential difference of 900 voltage applied between them। इनको हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 900 वोल्ट ये लगा रखा है। ये 2 माइक्रो का है और ये 4 माइक्रो का है। अच्छा सा आप लगा रखा है, फिर क्या करें? अप्लाइड बिटवीन द एक्सटर्नल टर्मिनल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर में आपको बताना है कि ये जो अलग अलग कैपेसिटर हैं, इसका V1 और इसका V2, ये बताना है साहब। समझ में आया? 2 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड का 900 वोल्ट की सप्लाई से लगे हुए हैं। आपको इसका कैपेसिटर बताना है, वो वोल्टेज सॉरी। तो यहाँ देखिए एक आपको ट्रिक बता दें पोटेंशियल डिफरेंस के कैपेसिटर के केस में। रेजिस्टेंस के केस में आप जानते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ ध्यान दे लीजिए आप लोग। ऐसे निकालने के लिए इसके कई तरीके हैं। दूसरा तरीका भी है कि C से Q निकालिए, Q से आपको वैल्यू मिल जाएगी और उससे आपका V1 V2 आ जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका आपको बता दें कि जब भी दो हमारे सीरीज में लगे हैं कैपेसिटर, तो पोटेंशियल यहाँ हम लोग डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिवीज़न जिसको बोलते हैं। ये C1 है, ये C2 है। ध्यान से सभी लोग देखिएगा।
कि जिस वोल्टेज जिसके क्रॉस निकालना है, मान लीजिए V1 निकालना है, तो उसके अपोजिट दूसरा वाला कैपेसिटेंस जो वहाँ करंट डिवीजन में करते थे वो यहाँ करेंगे, और जिसको निकालना डिवाइड करना है वो वोल्टेज अपॉन C1 प्लस C2, बस और कुछ नहीं करना, हो गया। V2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, C1V अपॉन C1 प्लस C2। कितना आसान है आसान? अदरवाइज फिर आप क्यों निकालते रहो। अब यहाँ हम क्या रख देंगे, C2 की वैल्यू कितनी है 4, कितना डिवाइड करना है 900, नीचे कितना हो गया 4 2 6, माइक्रो माइक्रो सब कट ही जाएगा, 2 दूना 4 दाई 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 600 वोल्ट आ गया फटाक से। 600 इस पे है तो 300 इस पे आ जाएगा। तीन 300 वोल्ट इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा और सीरीज में करंट इस तरीके से, जो करंट डिवीजन का फार्मूला उसका होता है वही फार्मूला इसमें उसमें लगता है। किसमें? सीरीज में। करंट डिवीजन में उसमें लगता है ना कि अपोजिट वाला देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग अपोजिट वाला जो है वो इस तरीके से देखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके का है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मेरे पास बहुत होते हैं। 3 कैपेसिटर 236, 3 कैपेसिटर कितने हैं, 3 कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है अक्रॉस सप्लाई ऑफ 500 वोल्ट डीसी, 500 वोल्ट डीसी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दें, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डीसी सप्लाई में तो कैपेसिटर करंट ब्लॉक कर देता है और ये यहाँ पे जीरो आएगा या करंट जाएगी नहीं, चार्ज आएगा ही नहीं। ये सब अभी होल्ड ऑन रखिएगा। अपनी जो ये बुद्धि है ना, मोटी बुद्धि डिप्लोमा वाली, इसको यहाँ भी अप्लाई मत करिएगा भूल के भी, कि कैपेसिटेंस जो है इसको ब्लॉक कर देगा तो चार्ज यहाँ जाएगा ही नहीं, करंट जाएगी नहीं तो चार्ज कैसे होगा। ये सब अभी फिजूल की बातें, इसको अभी होल्ड करके रखिएगा। इस कैपेसिटर की 1-2 दिन के लेक्चर को आप पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 500 वोल्ट डीसी सप्लाई देखिए लगा दी है, डीसी लगा दी है, जानबूझ के लगा दी है। और ये 2, 3 और 6 माइक्रोफैरड, ये हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो आपको बताना है Q1, Q2, Q3। तो पहले तो चीज़ भैया ये कि सीरीज में लगे हुए हैं तो सब आएंगे बराबर। तो पहला जो पूछा है वो पूछा है Q1, Q2, Q3। दूसरा क्या पूछा है, PD यानी V1, V2, V3। अब V1, V2, V3 निकालने के लिए आप फार्मूले में वो मत ले लीजिएगा कि जिसके क्रॉस लेना है, 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी वो फार्मूला लगेगा, जो भी हमने बताया। ये 3 का है तो 3 में ये नहीं कि 3 का डिवीजन नीचे कर दिया, तो ऊपर क्या रखेंगे फिर। तो इसमें इसको 2 को पहले सॉल्व कर लीजिए, 2 को सॉल्व करके देन उसको आप लगा सकते हैं। तीसरा जो पूछा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये 3 चीज़ें पूछी हैं। चलिए करिए आप लोग, देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। सर Q1 1000 आ रहा है।
1000 कैसे आएगा भैया? पहले आपने नेट कैपेसिटेंस निकाला, Q1 की वैल्यू होगी C1 V1 और C1 आपको पता है, V1 पता नहीं है, तो Q1 डायरेक्टली तो आ नहीं पाएगा। और किसी ने निकाला हो तो बताइए जरा, हमारे करने से पहले आप ही बता दीजिए। अब देखिए भाई साहब कैसे निकलेगी ये वैल्यू। इसका नेट कैपेसिटेंस पहले निकाल लीजिए, C1 + 1/C2 + 1/C3। इस फार्मूले को यहाँ यूज़ करना ज़्यादा आसान हमें लग रहा है, क्योंकि जो वैल्यू हैं वो इस तरीके की हैं कि एलसीएम वगैरह लेने में आसानी हो जाएगी। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। जिसको नहीं आता टपट्टा वो भी देख लीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये 3 2 5 1 6, 6/6 बराबर 1 हो जाएगा। तो C बराबर भी कितना हो गया, 1 माइक्रोफेरेड। यानी टोटल C हमें पता चल गया 1 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से Q बराबर जो डिस्चार्ज होगा, Q यहाँ से चार्ज निकलेगा, वो होता है Q बराबर CV। टोटल कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज है 500, तो कितना हो गया ये 500 माइक्रोकूलम। अब सीरीज में चूंकि चार्ज बराबर होता है, इस वजह से यही चार्ज Q1 भी होगा, यही चार्ज Q2 भी होगा, यही चार्ज Q3 भी होगा, सभी बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब आती है बात V1 की। V1 पता है आपको, V1 क्या होता है, Q1/C1, ये Q2/C2, ये Q3/C3। Q1 Q2 सबके पता ही हैं, 500 बटे ये 2 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 250 वोल्ट। जी ये 500/3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 166.67 166.6 वोल्ट। और ये कर दीजिए 500/6, ये कितना हो जाएगा, 83.33। 83.33। 83.33, 83.33। तो कितना सिंपल था ये। अब कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो ये आपको फॉर्मूला पता है कि होता है हाफ CV², तो C3 V3² हो गया। 6 वाला थर्ड वाला है, तो हाफ C3 कितना है 6 माइक्रो, माइक्रो का -6 लगा दीजिए। पोटेंशियल कितना है V3, ये है 83.33 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर बताइए कितना आया। कोई बताएगा आंसर कितना आया? बता दो भैया, स्क्वायर को 3 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 तो ऐसे ही हो गया। कितना आया? 0.02। माइक्रो में बताइए, माइक्रो में जीरो। पहले। हाँ, सर 0.02 ही आ रहा है। 0.02। यस सर। सर माइक्रो में सर 20,831। 0, चलो ठीक है, 0.02, मतलब ये जो इतने जूल आ रहा है ना ये। जी सर, जूल में। ठीक है, ठीक है जी, पूरी वैल्यू मिल ही रही तो माइक्रो में क्या करना, चेंज करके माइक्रो में पूछे तो कर लीजिए। तो ये 208 आ रहा होगा, 208 6249. तक जा रहा होगा। तो ये आपकी जो है वैल्यू एनर्जी की आ गई, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। तो ये कुल मिलाकर के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस इसमें कर लिए और बहुत सारी चीज़ें इसकी हम लोगों ने कर ली कैपेसिटर्स के।
अब कैपेसिटर की जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमेना है, इसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। नेटवर्क के क्लास में हमने इसको स्किप कर रखा था, इसीलिए कि यहाँ पहले हम कैपेसिटर आपको बता दें, उसके बाद में हम इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमेना को देखेंगे। तो ये ऑफलाइन क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में, कल तो छुट्टी है, कल क्लास नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या तो इस कैपेसिटर की एक दो क्वेश्चंस और हैं उनको कर लेंगे, और नहीं तो आगे मैग्नेटोस्टैटिक शुरुआत होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपसे मुलाकात होगी।